हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा सरकार इस खाई को बांटने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए रोजगार पोर्टल एवं कॉल सेंटर की शुरुआत की गई है ताकि कोरोना की वजह से नौकरी गंवा चुके लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। रिपोर्ट देखें। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से जहां देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, तो वहीं बेरोजगारी का संकट भी खड़ा हो गया है। लॉकडाउन के दौरान करोड़ों नौकरियां खत्म होने से जहां युवाओं के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, तो वहीं सरकारों के सामने लोगों को रोजगार दिलाना चुनौती बन गई है। हरियाणा के रेवाड़ी में लोगों ने मैं भी बेरोजगार के पोस्टर तले धरना और प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने डफली, ताली, थाली और सीटी बजाकर विरोध जताया। युवाओं ने कहा कि उन्हें कोई भिक्षा नहीं चाहिए, बल्कि फेयर परीक्षा चाहिए। कोरोना काल में न सिर्फ असंगठित बल्कि संगठित क्षेत्र के भी लाखों युवा बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए स्वराज इंडिया के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने 3 मुख्य मांगे सरकार के सामने रखी। भर्ती परीक्षाओं में मॉडल कोड लागू हो, जिससे समय पर भर्ती प्रक्रिया नोटिफिकेशन से लेकर भर्ती तक अधिक से अधिक 9 महीने में पूरी हो। अव्यवस्था की स्थिति में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। एसएससी भर्ती प्रक्रिया तुरंत पारदर्शी तरीके से पूर्ण हो। रेलवे की परीक्षा में भर्ती का कैलेंडर निकालकर सरकार रोजगार देने का वादा पूरा करे। रोजगार नहीं है तो हम बिल्कुल जीरो हैं। क्यों? रोजगार का मतलब है पैसा, और इंडिया में रहने के लिए पैसा सबसे जरूरी चीज है। अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे एक पुराने साथी ने मेरे बताया कि हम रिच कंट्री तो हैं परंतु पुअर पीपल हैं, बिल्कुल गरीब हैं। और आप आज देखिएगा, मैं अपने शहर रेवाड़ी का ही एक लेता हूँ। रेवाड़ी में बुरा हाल हो रहा है, कोई रोजगार नहीं है। एमटेक लोग कंपनियों में 7-7 हजार रुपए में हाथ जोड़ के लाइन पे आ रहे हैं। एमटेक, एमबीए, बीटेक, कोई रोजगार नहीं है। उम्र निकली जा रही है और इस तरह बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। आप एक चीज देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट पे 20-20 साल हो रहे हैं लोगों को और कोई जॉब नहीं। ऐसा नहीं है कि मनोहर सरकार प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर गंभीर नहीं है, बल्कि सरकार ने कोरोना और लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देने के लिए रोजगार पोर्टल एवं कॉल सेंटर की शुरुआत की है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी क्षेत्रों में युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार मिल सके, इसके लिए काम भी मनोहर सरकार लगातार कर रही है। यही वजह है कि HSSC की परीक्षा पास कर 4798 उम्मीदवारों के चयन होने पर खुद प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने चयनित उम्मीदवारों को ट्वीट कर बधाई दी। ये परीक्षा क्लर्क के जॉब के लिए ली गई थी। एक तरफ रोजगार को लेकर रेवाड़ी में विरोध जताया जा रहा था, तो दूसरी तरफ रतिया में मनरेगा मजदूर काम नहीं मिलने पर भड़के हुए दिखाई दिए। नाराज मनरेगा मजदूरों ने BDPO कार्यालय के सामने अधिकारियों के खिलाफ जमकर हंगामा किया और मनरेगा में बड़े स्तर पर घपलेबाजी का आरोप भी लगाया। साथ ही धमकी दी कि अगर उन्हें मनरेगा में काम और मजदूरी नहीं मिली तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। जे नरेगा का काम मांगने पर काम नहीं देना, और जो पिछले दिनों से नरेगा के साथ प्रशासन उसके साथ मिला हुआ है, 5.5 लाख का घपला जो भरपूर में इन्होंने किया है, उसकी बकायदा जांच की जाए। कल्ले नाम का इन्होंने कल्ले का बताया हुआ है इसमें कि कितने पैसे किसके खाते में जमा है, उसकी बकायदा पारदर्शिता से उसकी जांच हो और जिसपे जो इसका दोषी है उसको कार्रवाई की जाए उसके विरोध में। वहीं बेरोजगारी के आरोपों को सत्ता पक्ष ने पूरी तरह से नकार दिया है। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के पद चिन्हों पर चलते हुए स्वरोजगार को भी बढ़ावा दे रही है ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए जरूरतमंदों को लोन दी जा रही है ताकि युवा रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
चलिए आइए पैनल से मिलवाते हैं आपको, और फिर बेरोजगारी का हल क्या है, सरकार की कोशिशें, मनोहर प्लान बेरोजगारी को लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सोमवीर आर्य हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करती हूं मैं। निकिता अरोड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। रजवन रहीनवाल, प्रवक्ता इनेलो, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। बीजेपी और जेजेपी से मेहमान अभी जुड़ने बाकी हैं, जो हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे, स्टूडियो में मौजूद नहीं रहेंगे, उनसे मैं बाद में मिलवाऊंगी। शुरुआत आपसे, निकिता अरोड़ा, इस मनोहर प्लान को बेरोजगारी हटाने को लेकर आप समझ पा रही हैं? खैर, पहले तो मैं आपके चैनल की सराहना करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि ऐसे गंभीर आर्थिक दौर से ये देश पूरा गुजर रहा है, और जितने भी राष्ट्र चैनल, न्यूज चैनल्स हैं, वो अभी फिलहाल सुशांत और रिया को लेके ही प्राइम टाइम चला रहे हैं। और आप मैं दाद देना चाहती हूँ कि आप एक्चुअली में जो लोग जो असली जो मुद्दे हैं लोगों के, जो उनको अफेक्ट करते हैं, आप उनको उठा रहे हैं इस प्राइम टाइम डिबेट में, तो आपकी मैं पूरी सराहना करती हूँ। दूसरी बात ये कि ये जो पूरी आर्थिक स्थिति बनी हुई है पूरे देश में, वो सीधे तौर पे बीजेपी जो सरकार है उनकी गलत नीतियों की वजह से ये आज हम जूझ रहे हैं इन चीजों से। और दूसरी बात यह है कि जब से 6 साल हो गए हैं भाजपा और जजपा की सरकार हरियाणा में, तो मैं ये कहूंगी जो इनका पहला कार्यकाल था वो भी एक मेजर फ्लॉप था। बेरोजगारी को अगर हम देखें तो कुछ आंकड़े जो पिछले साल के थे मैं आपको जरा बताती हूँ। जब इनकी पहला टर्म खत्म हुआ था तो लगभग 25% वर्कफोर्स बेरोजगार हो चुका था इनके पहले कार्यकाल में, और लगभग 20 लाख युवाओं की नौकरी, उनको बिल्कुल नौकरी मिली नहीं, वो बेरोजगार बन के रह गए। तो पहला कार्यकाल तो फ्लॉप रहा। दूसरा कार्यकाल अभी 1 साल होने ही लगा है, और आप देख रहे हैं कि इनकी अचीवमेंट जो है वो ये है कि बेरोजगारी के इंडेक्स पे हरियाणा सबसे ऊपर आता है, नंबर 1 बन के रह गया। 33.5% मतलब बेरोजगारी है इस वक्त स्टेट में, जो कि हर स्टेट से बहुत आगे है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, और दुष्यंत चौटाला जी इस पे कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है, उनका कोई बयान इस बात पे नहीं आया है, इस रिपोर्ट पे कोई बयान नहीं आया है, ना ही मनोहर लाल खट्टर जी का भी कोई बयान नहीं आया है इस पे। चलिए वो बीमार हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि वो शायद अपना बयान नहीं दे पाए। नहीं, रोजगार पोर्टल एवं कॉल सेंटर की शुरुआत जरूर की है कि इस कोरोना काल में जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, सरकार ने उनके लिए एक अच्छी शुरुआत की है। शुरुआत चाहती है सरकार कि उनको रोजगार मिले। आप वो भी देखिए, जो नरेगा स्कीम है उसकी भी आपने चर्चा करी, अपनी रिपोर्ट जो आपने अभी हाल फिलहाल में अभी दिखाई है अपने दर्शकों को, उसमें साफ तौर से ये दिख रहा है कि जो नरेगा का जो पैसा है वो पता नहीं कहां जा रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि हमने 300 करोड़ रुपए नरेगा पे स्पेंड किया है, बट वो दिख नहीं रहा है। लोग सड़कों पे उतर आए हैं, रेवाड़ी में आपने देखा कि वहां पे लोग सारे सड़कों पर उतर आए हैं, ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है इस स्कीम के तहत। ये स्कीम 2005 में यूपीए की सरकार लेके आई थी इस मंशा से कि कोई भी ग्रामीण इलाके में रहने वाला इंसान बेरोजगार ना रह जाए, उसे एक आमदनी मिले, और वो भी डिग्निटी के साथ आमदनी मिले। तो उस इंडेक्स पे भी सरकार तो अभी तक बिल्कुल खरी नहीं उतरी। 300 करोड़ कहते हैं कि खर्चा किया इस फिस्कल फाइनेंशियल ईयर में, अभी 5-6 महीने ही हुए हैं, बट वो 300 करोड़ कहीं लगा है, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। आपने अपनी रिपोर्ट में ही सारा दिखाया। चलिए ठीक है, रजवन रहीनवाल, रोजगार पोर्टल एवं कॉल सेंटर पर इनेलो की प्रतिक्रिया। जब से एक सेकंड जी। दीप कमल सारण, प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, और एक और खिड़की बढ़ गई है, आप देख रहे हैं। हुकुम सिंह भाटी, प्रवक्ता बीजेपी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ। सर नमस्कार। अभी बस डिबेट शुरू हुई है और मैंने कांग्रेस की प्रतिक्रिया ली है। उम्मीद करती हूँ 2-1 लाइन आप तक पहुंची हो। हम दोबारा चले जाएंगे, इनेलो को सुनिए, फिर आती हूँ। देखिए, अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी। रोजगार को लेकर ये सरकार में आए हैं, बड़ा मुद्दा था इनका कि हम रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे। अगर मुख्यमंत्री जी की बात करें तो वो भी कहते थे कि 2 लाख रोजगार हम हर साल देंगे। पिछली 5 साल उनकी गुजर गई। बात करें वहां पे रोजगार, वहां पे क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक झूठा जुमला था। आज हम बात करें, दोबारा एक गठबंधन की सरकार जो आई है, जनता ने जिसको नकार दिया था
और उस सरकार नकारा हुई सरकार के साथ जिस सरकार ने उस सरकार के खिलाफ वोट मांगा था वही आज उसको बचाने के लिए उसके साथ गठजोड़ करके सरकार में बनी हुई है, जो हर रोज ये कहती थी कि इस भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी बढ़ा दी है, इसने ये भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, इसने ये कर दिया। और आज वही लोग उनके साथ बैठे हुए हैं और वो लोग ये कहते थे कि हम भी रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार हम देंगे। लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है? स्थिति मैं आपको बताता हूं कि जिस इंडस्ट्रियल हब की बात करते हैं, आईएमटी मानेसर की बात करें या आईएमटी बाउल की बात करें, जो अपने आप में विश्व में एक पहचान रखता है, अगर वहां पे रोजगार की बात अगर मांग की जाती है, और वहां पे रोजगार की मांग क्यों की जा रही है जबकि वहां पे इतनी इंडस्ट्रीज हैं, वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार इसीलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि उनको ये कह दिया जाता है कि आप यहाँ के लोकल हो, आपको यहाँ पे रोजगार नहीं दिया जाएगा। वहां के लोगों की जमीनें छीन ली जाती हैं, जो उनको एक्वायर कर लिया जाता है, कोई काम उनके पास रहता नहीं है, रोजगार उनको लोकल के लिए दिया नहीं जाता। सरकार का काम है ज्यादा से ज्यादा रोजगार सुविधा मुहैया कराए। नहीं तो सरकार क्या रोजगार पोर्टल और कॉल सेंटर इसी के लिए लेकर आई है ना? वही बता रहा, अब रोजगार पोर्टल इन्होंने बना दिया, पिछले 5 साल में एक इंडस्ट्रीज नहीं लेके आई। रोजगार ये देंगे कहां से? सरकारी नौकरियों की अगर बात करें तो किसी भी विभाग में चले जाए, अगर हम यहाँ पे बात करें अध्यापकों की, तो पहले बात करें पीटीआई अध्यापक, वो तो इन्होंने पहले ही निकाल रखे हैं। इससे पहले भी अध्यापक निकाल दिए थे, अब पीटीआई अध्यापक निकाल दिए। और टीचर्स की आप बात होते तो आप क्या करते? कोर्ट का अगर ऐसा आदेश होता? देखिए, कोर्ट का आदेश, अगर कोर्ट का आदेश है तो भर्ती बोर्ड पर भी तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यापकों का उनका क्या कसूर है जिन्होंने 10-10 साल तक नौकरी की है और वो आज अब उनके बच्चे उनके परिवार एक और पॉइंट है, जी। स्वरोजगार क्या बेरोजगारों के लिए रामबाण हो सकता है, ऐसा सोचते हैं? देखिए, स्वरोजगार की बात करें, ये तो पहले भी कहता है, इन्होंने भी कहा था स्वरोजगार को आप जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसमें ये 3रे स्थान पे थे, आज उसके देखिए वो भी 16 स्थान पर आ गया। तो ये सरकार पूरी तरह से विफल है। इसको तो सिर्फ एक है, लोगों को किस प्रकार बरगलाया जा सके। लोगों को बरगलाने के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें ये माहिर हैं। चाहे आज ये रोजगार पोर्टल की बात करें, पोर्टल पे तो ठीक है, पोर्टल पे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लोगों को युवा है वो किसी न किसी तरह एक बार फिर भ्रमित होकर आपके पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन आप उनको रोजगार देंगे कहाँ? एक बार वो तो बताएं। अगर जवाब ले, कंपनी अगर कोई आई हुई, जवाब ले, एक मिनट मैं पूरा कर देता हूँ। कोई कंपनी अगर आई हो तो कम से कम ये तो बताए कि हमने ये कंपनी लेके आए, इस कंपनी के लिए यहाँ पे हम पोर्टल दे रहे हैं, इस पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करें ताकि आपको इस कंपनी में एंट्री मिल सके। लेकिन कोई नई कंपनी ही नहीं आई तो वो पोर्टल केवल उन युवाओं को बनाने का काम। मैं ले लेती हूँ जवाब। हाँ, कुछ ऐड करना चाह रही है निकिता? बिल्कुल, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे रखना और चाहूंगी। वो ये है कि आप पोर्टल की बात तो जरूर कर रहे हैं, बट आप पिछले साल के जितने भी अखबार निकाल के देख लीजिए, उनमें ये लिखा हुआ है कि, और काफी सारे टीवी न्यूज चैनल्स ने भी इस रिपोर्ट को दिखाया है, उन्होंने ये कहा है कि जितने युवा जिन्होंने सरकारी नौकरी ली इन पिछले 5 सालों में, वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनसे गोबर उठाने का काम करवाया जा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर इन्होंने पोर्टल बनवा भी लिया, वहां पे युवा आके रजिस्टर भी कर पाए, मैं भी एक युवा नागरिक हूं इस प्रदेश की, तो मैं उनके लिए मैं ये बात रखना चाहूंगी, अगर वो पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करते भी हैं तो क्या काम उनको दिया जाएगा? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स है, ये क्लियर तौर पे ये बता चुकी है कि गोबर उठाया जा रहा है या फिर कोई। चले मैं जवाब ले लेती हूँ। हुकुम सिंह भाटी जी, भाटी साहब आवाज मिल रही है? आवाज अनामिका जी बहुत ठीक से नहीं मिल पा रही है, मैं तो आपका सवाल भी पूरा नहीं सुन पाया। मेरा सवाल बस जवाब का था कि आप इनेलो और कांग्रेस को जवाब दीजिए। जो पहले जी देखिए, जो अभी मैं ये प्रवक्ता जो बोल रहे थे, उनकी जो बात मैंने सुनी, उन्होंने कहा एक दूसरे के खिलाफ जो चुनाव लड़ा और जो है अब वो सरकार चला रहे हैं। देखिए, ये तो जनता जनार्दन का आदेश था और उसका स्वागत किया, दोनों पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई और जनता ने जैसा मैंडेट दिया था उसके हिसाब से ये सरकार जो है गठबंधन सरकार है और जेजेपी और भाजपा की सरकार है और प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले भी गठबंधन सरकारें चलती रही, उनके सवाल का जवाब एक ही है। दूसरी बात, वो बड़ी लंबी चौड़ी बेरोजगारी के आंकड़े की बात कर रहे थे, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर मैं पूरा डाटा अनामिका जी आपको बताने लगूं तो शायद तर्क संघर्ष से बात नहीं होगी। ब्रीफ कर दीजिए। हाँ, ब्रीफ। 99 से 5 तक INLD ने 5591 लोग लगाए,
कांग्रेस ने 18,000 5 से 9 तक लगाए और 2009 से 14 तक 44,000 लोग लगाए। उसके अलावा ये सारी की सारी, चाहे आईएनएलडी का चाहे कांग्रेस का, मैक्सिमम हाई कोर्ट में चैलेंज है। उसका एक उदाहरण पीटीआई की भर्ती है। पीटीआई को सरकार ने नहीं हटाया, वो हाई कोर्ट ने हटाया है। वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को अपहेल्ड किया है। आप देखिए, ये इनकी भर्ती की, क्योंकि इन्होंने भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, रिश्वत लेकर के भर्तियां की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले टेन्योर में 54,197 वैकेंसियां भरी और उसके अलावा 4,798 क्लरिकल के अभी रिजल्ट आए हैं। उसके अलावा जो टोटल जो यहाँ पर जो विज्ञापित वो है 71,481 वैकेंसियां विज्ञापित हो चुकी हैं और उसकी प्रक्रिया पूरी तरह चल रही है, जिसमें पुलिस की भर्ती भी है 7,110 की। मैं दूसरी बात, इसके अलावा कौशल इंडिया का नारा, अभी मोदी जी के ऊपर भी ये उंगली उठा रहे थे, माननीय मनोहर लाल जी के लिए भी ये लोग कह रहे हैं। ये देखिए, ये कौशल इंडिया का जो काम किया उसका नारा ही नहीं था। उसके लिए कौशल विकास केंद्र की स्थापना हमारे फरीदाबाद में की हुई है और वहां से हजारों नव युवा और हमारी बहनें वहां से ट्रेनिंग ले रही हैं। बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी हरियाणा प्रदेश में शुरू हुई हैं। ये जो हरियाणा में एक वातावरण है, अभी कोरोना का पीरियड रहा, उस पीरियड की वजह से कुछ डाटा नीचे हो सकता है और इससे हम मना नहीं करते, क्योंकि कोरोना से पहले ही आपकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी कि 25% वर्कफोर्स बेरोजगार हो चुका था। पूरा देशव्यापी, और ये कोरोना से पहले के आंकड़े हैं सर, दिसंबर 2019 के जो ये आंकड़े हैं, जिसमें 25% आपका वर्कफोर्स बेरोजगार हो चुका था। 20 लाख स्टूडेंट्स जो अभी अंडर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो बेरोजगार थे। ये आंकड़े कोविड के बाद के नहीं है सर, कोविड के बाद तो और बेहाल हो गया। 33.5% बेरोजगार है। क्या आप उसके लिए जनता जनार्दन को ब्लेम करेंगे? उन्होंने आपको मैंडेट दिया इसके। निकिता सुन लीजिए। अनामिका जी, देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक भी उद्योग हरियाणा से उखड़ के नहीं गया, बल्कि बहुत सारे उद्योग लगे हैं, नए उद्योग लगे। लेके कितने आए पिछले 5 साल में? आपकी सरकार रही 1 साल अब होने को है, आप कोई एक उद्योग लेके आए? अपनी बारी ठीक है। लेकिन हरियाणा में इन्वेस्टमेंट का माहौल बना है, हरियाणा में इन्वेस्टमेंट आया सर, आप बताइए जरा, हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए कि कितनी इन्वेस्टमेंट आई है। आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई है सर। आप इतने बड़े आपने समिट यहाँ पे किए, गुड़गांव में एक समिट हुआ था, उसके बावजूद यहाँ पे कोई किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं आया। आप बताइए, आंकड़े दीजिए, इस बात की पुष्टि करने के लिए फैक्ट्स रखिए सबके सामने। मारुति ने 3,000 लोगों को पिछले साल निकाला गया सर। आपने उस चीज के लिए क्या किया? लॉकडाउन रातों रात किया गया। इतना वर्कफोर्स जो गुड़गांव में उद्योग विहार आप ले लीजिए, वहां पे इतना लंबा चौड़ा लेबर फोर्स है, वो सारा वापस चला गया। उनको वापस कौन लेके आएगा सर? चले इसका जवाब मैं दीप कमल सहारण से लेना चाहूंगी। दीप कमल जी, आपके पास इसलिए भी आ रही हूँ कि एक सवाल पुराना ना हो जाए, जिसमें निकिता ने शुरू में ही ये कहा कि दुष्यंत चौटाला भी इस पर चुप हैं। अभी जो सवाल उन्होंने और रजवंत जी ने पूछा, उसका भी जवाब। देखिए अनामिका, ना तो दुष्यंत चौटाला और ना जननायक जनता पार्टी किसी ऐसे विषय से बचने की कोशिश करती जो हरियाणा के लोगों से जुड़ा हुआ हो, और ना हमें अब किसी भी बात की चर्चा में शामिल होने में ऐतराज है। देखिए, जहां तक बेरोजगारी की समस्या है वो पूरे देश के स्तर पर है और हरियाणा के स्तर पर भी बिल्कुल गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे सामने जो CMI के आंकड़े हैं, उन पर 2 बिंदु हैं जिन पर मैं रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि अगस्त का महीना पिछले साल 2019 में भी पूरे साल के 12 महीनों में हाईएस्ट था, और 2018 में भी अगस्त के महीने में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कुछ ज्यादा रही है पिछले 2-3 सालों में, जो मेरे सामने क्योंकि पूरी की पूरी टेबल है। लेकिन इस साल का जो आंकड़ा है उसमें भी अगस्त में ज्यादा है। लेकिन एक बात जो हैरानी करने वाली है मेरे लिए, और मैं चाहूंगा कि हम भी उस पर चर्चा करें कि क्या है ये वजह, कि अप्रैल के महीने में हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता रहा है 43%। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब 43% हो गया, जो 25 से बढ़ के बाद में 25 था, अप्रैल में 43 हो गया। लेकिन मई में 29 और जून में 26% हो गया, और जुलाई में 24, 29, 26, 24, यानी कि मई, जून, जुलाई में ये घटता गया। अब वो रोजगार
कहाँ से आ गया जो 45% लोग अगर बेरोजगार थे वो घट कैसे गए? मई जून जुलाई में कौन सी नई एम्प्लॉयमेंट आ गई? और अगस्त में फिर से बढ़कर 33% कुछ हो गया है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इस पर कोई अपना ट्रेंड क्यों है? अगर घट रहा था, आपको लगता है कि घट रहा था, अब वापस अपना ट्रेंड क्यों आ रहा है सर? जबकि आपका लॉकडाउन भी खुल रहा है, धीरे धीरे लॉकडाउन भी खुल रहा है। एक सेकंड जवाब ले लीजिए एक बार। हाँ, ये कौन सा अपनी बारी में निकिता, अपनी बारी क्या मतलब है इस बात? नहीं, बोलिए दीप कमल जी, बोलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर अप्रैल में हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही थी तो मई जून जुलाई में वो बहुत घटती, उससे लगभग आधी हो गई है, और अगस्त में फिर से बढ़ गई है। तो ये कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगाते हैं सीएमआई के लोग? वो भी मैं देख रहा हूँ, जिसके अंदर मुख्य रूप से बात यह है कि कितने लोग आवेदन कर रहे हैं। अब हरियाणा एक औद्योगिक राज्य है जहां पर बहुत सारी इकाइयां दिल्ली एनसीआर में हैं, जीटी रोड के साथ साथ हैं, रेवाड़ी में, और इसके अलावा पलवल में, और बाकी जगहों पर भी है, यमुनानगर में भी है, पंचकुला में भी है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, और अगर जहां पर उद्योग होंगे, कारखाने होंगे, फैक्ट्रियां होंगी, वहीं पर ही लोग अप्लाई करेंगे। उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो हरियाणा के ही लोग हों। अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या क्या है? बात खत्म हो जाएगी। उनको आंकड़े, अगर वो टेबल लेकर बैठे हैं, एक बार आंकड़े गिना लेने दीजिए। मैंने आपको 2-3 बार काउंटर करने दिया निकिता, आप सुनिए। हाँ, अप्लाई करने वाले लोगों की जो संख्या है वो सबसे बड़ा फैक्टर है सीएमआई की जो रिपोर्ट है उसके अंदर। और अप्लाई लोग वहीं पर करेंगे जहां पर ज्यादा गुंजाइश होगी, जहां पर ज्यादा संभावनाएं होंगी रोजगार की। तो ये जो आंकड़े दिखाते हैं, क्योंकि अब जो जिस तरीके से अगस्त में सारे देश के लोग वापस आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में अपने घर चले गए थे लॉकडाउन के दौरान, और वापस दिल्ली आ रहे हैं, एनसीआर में आ रहे हैं, वहां पर अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ये उनको दिखाता है। क्योंकि अभी वो प्रोसेस होने हैं। अगर मान लीजिए एक फैक्ट्री है, वहां पर 200 लोग काम करते थे और उनमें से 150 लोग घर वापस चले गए, 150 रिक्तियां हो गई हैं, तो उन 150 पदों के लिए आज के दिन 1500 या 5000 लोगों ने आवेदन कर दिया होगा, जो इन आंकड़ों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरा ये मानना है कि जब कंपनियों के एचआर और जो बाकी उनकी मैनेजमेंट है वो आने वाले दिनों में इनको प्रोसेस करेंगे और उनमें से लोगों को नौकरियों पर रखेंगे, ये आंकड़ा अगले 1-2 महीने में घट जाएगा। लेकिन अगर आंकड़ा बढ़ रहा है तो इससे किसी भी रूप में जननायक जनता पार्टी एक पॉइंट और रह गया दीप कमल जी, स्वरोजगार का लेकर जब मैंने सवाल पूछा तो पैनल ने एक सवाल और रेज कर दिया था सरकार के लिए कि ईज ऑफ डूइंग पर बोले सरकार कि तीसरे नंबर से 16वें पर कैसे गए? इसके बारे में तो मैं बड़े आराम से विस्तार से बोलना चाहूंगा, और मैं तो चाहता कि इस पर, क्योंकि हरियाणा के लोग हैं वो जाने इस बात को कि जो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आंकड़े 3 दिन पहले आए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, ये आज के नहीं है, ये आज से 1.5-2 साल पहले के हैं। अप्रैल 2018, आज से 2.25 साल पहले ये आंकड़े शुरू होते हैं, 2.5 साल पहले। आज अप्रैल 2018 से लेके मार्च 2019 तक के ये आंकड़े हैं। उस वित्तीय वर्ष के अंदर जिन लोगों ने हरियाणा में या देश में किसी भी राज्य में निवेश किया या अपनी जो उनकी यूनिट है उसका विस्तार किया, मान लीजिए अलग से जमीन खरीदी, अलग से कोई एक प्लांट और लगा दिया या उसके अंदर कोई नई फैसिलिटी शुरू कर दी, उसके लिए आवेदन किया कि बिजली का हमें, मान लीजिए कैपेसिटी हमारे पास 10 किलोवाट की थी तो अब 50 किलोवाट चाहिए है, पानी का कनेक्शन इतना था तो अब इतना चाहिए। वो सारे काम जो उस वित्तीय वर्ष में किए, और उसमें उनको राज्य सरकार से कितना रिस्पॉन्स मिला, क्या रिस्पॉन्स मिला, सरकार की योजनाएं उद्योगपतियों के लिए कितनी थी उस वित्तीय वर्ष में, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। आज से 2.5 साल पहले तक के वो आंकड़े हैं ये, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आ जाऊंगी सर दोबारा। सोमवीर आर्य नहीं बिल्कुल नहीं सर, रजवन जी, सोमवीर आर्य के पास एक दफा मैं नहीं गई, वो भी पैनल का हिस्सा है। खत्म कर देता हूँ मैं, एक चीज और जोड़कर कर देता हूँ कि जब हरियाणा से यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपना कार्यकाल खत्म करके गए थे 2014-15 में, तब हरियाणा की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग 14 थी, 14। ये कोई कांग्रेसी नहीं बताएगा, ये कोई चर्चा में नहीं आएगा। मेरे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े। एक सेकंड अगर मैं मान भी लूं तो आप उसको क्या बीट करना चाह रहे हैं क्या सर? एक सेकंड क्यों मान लेंगे? ये तो हाथ कंगन को तो ऐसा ही रहे को फांसी क्या हर क्षेत्र में ही आप ऐसा ही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया। चले ठीक है, हो गया, उससे बदतर करके दिखाएंगे। नहीं हो गया, प्लीज बदतर करके दिखाएंगे, ये आपका रवैया है। सोमवीर आर्य आपको चुन के लेके आए हमारे प्रदेश के। चलिए आपके सवाल का जवाब मैं बाद में ले लूंगी। सोमवीर आर्य, आत्मनिर्भर बनते ही बेरोजगारी का अंत होगा? जी मैं थोड़ा सा 1 मिनट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए नामिका जी, अगर बेरोजगारी का हिस्ट्री देखिए तो आप 60s में जाइए, 60 का जो दशक था उसमें, बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा मैं आपको। 60 में 2 चीजें हमारे सामने उभर के आई, एक अन्य समस्या और एक बेरोजगारी, जिसका हमें थोड़ा थोड़ा महसूस होना शुरू हुआ। अन्य समस्या काफी तेज थी, बहुत ज्यादा गंभीर थी,
और उस टाइम जवाहरलाल शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने एक दिन के उपवास के लिए बोला था, सबने किया था। वो जो किसान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसान को खेती पैदा करनी थी, किसान को समस्या हल करनी थी, वो किसान ने 10-12 साल में ही कर दी। आज तो बहुत हमारे पास स्पेयर हम निर्यात करते। तो कहने का मतलब मेरे आते, एक तो सबसे पहले तो किसानी जो लोग करते हैं, जो किसान वर्ग हमारा, उसको हम सैल्यूट करना चाहते हैं। दूसरी, अब आ जाइए बेरोजगारी पे। बेरोजगारी की ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन लोग के हैं, विपक्ष है, जरूर उठाएगा, इनका हक है, इनको उठाना चाहिए, इसीलिए विपक्ष होता। लेकिन आप ये आंकड़े दे रहे हो आज, तो ये आंकड़े एक दिन के पैदा किए नहीं है, ये आप 1947 से लगा लीजिए आज तक। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा ही है कि आप ये जो आंकड़े हैं आज के, तो ये बेरोजगारी जो समस्या नए हल होने वाली है। और ये शुरू में जब हम एक पार्टी पावर में, तो दूसरी पार्टी कहेगी बेरोजगारी फैल गई, दूसरी आएगी तो दूसरी फैल गई। वो कोशिश कर सकते हैं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, लेकिन बेरोजगारी हमारी जनसंख्या के अनुपात में, हमारे पास नौकरियां कम है और जनसंख्या ज्यादा है। और दूसरी जो इसकी बात है, तो इसको वही मैं पीछे ले जाना चाहता हूं कि जो शिक्षा प्रणाली हमारी ब्रिटिश के बाद आई, जो हमारी इंडियन शिक्षा प्रणाली, भारतीय जो उस शिक्षा प्रणाली में हमें नहीं बढ़ाया गया कि हम कुशल रोजगार प्राप्त कर सके। सिंपली हमें क्लर्क बाबू बनाया गया। दूसरी, ज्यादा माइनस पॉइंट में जो है ना, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन, कितने डॉक्टर बनते हैं कॉलेज में, कितने आर्ट्स के लड़के आएंगे कॉलेज में, डॉक्टर कितने, इंजीनियर कितने, बी की कितनी सीटें होती। हरियाणा में 20-30, 100-200 होती थी, कॉलेज होते थे 10,000। तो कहने का मतलब मेरा ये कि एक तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली वो जिम्मेवार है। दूसरी बात, आप एक सरकार हो, अब आइए आज के इस पे के बीजेपी सरकार, जो आज की सरकार है, क्या कर रही है। बिल्कुल इस सरकार की लोक कल्याणकारी सरकार है, इसकी ड्यूटी है, जो भी सरकार आएगी उसका कर्तव्य है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हमें जो हम जनता है, हमारे जो प्रजा है, जो वोटर्स है, जो है, वो लोग सरकार उसकी ड्यूटी बनती है। सरकार कोशिश कर रही है। देखिए ऐसा है कि एक दिन में नहीं होती। दूसरी बात, जो एक इसमें सिग्निफिकेंट बात कर सकते हैं, हम लोग जो है ना, यहाँ टीवी पे बैठ के या आम जनता में रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी को समझती, ये बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ, विशेषकर हरियाणा में। अब आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ आइए, कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितने बेरोजगार हुए, कितने, तो मैं आपको तो आंकड़ा बता देता हूँ आपको। पूरे देश में अनामिका जी, मई के बाद 5 मई तक का आंकड़ा है, 5 मई तक 12 करोड़ लोग बेरोजगार है। जो 8.8% थी, वो 20 की बात करो, 8 थी, वो 33 पहुंच गई। उसमें उद्यमी, सबसे जो खास बात ये कहना ये चाह रहा हूँ, जो उद्यमी थे, जो छोटे स्केल के जो फैक्ट्री लगाते थे, जिसमें 20 एम्प्लॉय थे, 10 थे, 1 करोड़ 82 लाख तो वो बेरोजगार है। और 1 करोड़ 78 लाख जो है ना वेतन भोगी, उन्हीं उसमें, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो 4 लाख तो ये हो गए, 3.5 लाख करीब। और 9 पॉइंट समथिंग जो है, उनके जो अव्यवस्थित जो संगठन है, जो अव्यवस्थित मजदूर है, जिनकी कोई असंगठित कह लिया आप इसको, उस असंगठित के 9.5 करोड़ हुए। उनकी बहुत बड़ी समस्या है, उनको सुलझाना सरकार की जिम्मेवारी है। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार क्या कर रही है, मैं इस पर लौटूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक ले कर रहे हैं। सरकार का यह पक्ष कि वो बिल्कुल इस नब्ज को समझते हैं और रोजगार घर घर पहुंचे इसके लिए प्रयासरत है, लेकिन विपक्ष ने सरकार को यहां पर घेर रखा है। मैंने आपकी बात पूरी नहीं होने दी थी। आपने सवाल ये उठाया था ब्रेक पर जाने से पहले, सोमवीर आर्य जी, कि सरकार जब कोई सरकार सत्ता में है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए क्या करती है। ठीक, अब सरकार ने एक रोजगार पोर्टल और कॉल सेंटर की शुरुआत की है। स्वरोजगार को लेकर भी सरकार ने अपनी बात रखी है। थोड़ा सा इस पर आप रोशनी डालेंगे, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए अनामिका जी, सैद्धांतिक तौर पर अगर हम कहें तो ये अच्छा कदम है, सैद्धांतिक तौर पर। अदरवाइज अगर इसको हम प्रैक्टिस में देखें, जमीनी हकीकत देखें, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पहले भी थे। एम्प्लॉयमेंट जो आदमी जिसको जॉब चाहिए था वो पहले रजिस्ट्रेशन करवाता था। अब ये थोड़ा सा अपडेट हो गया, थोड़ा सा कंपेरेटिवली कंप्यूटराइज हो गया। नहीं तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर डिस्ट्रिक्ट में होते थे और सरकार के पास होते। और दूसरा एसएससी और दुनिया भर के बोर्ड बने हुए हैं, एजुकेशन का अलग से है, पुलिस का अलग से है, सभी में अपना अपना ये भर्तियां करते थे। तो पोर्टल बनने से ये है कि सेंट्रलाइज हो सकता है, सरकार को एक ये पता रहेगा कि किस फील्ड में कितने लोग, कितने हमारे पास ग्रेजुएट है, कितने इंजीनियर बेरोजगार है। उससे ये सुविधा जरूर है, लेकिन वो काम तब करेगी ना, फायदा तब होगा ना, जमीनी हकीकत तब आएंगे जो वैकेंसी क्रिएट करेंगे। ये कहां से आएंगी वैकेंसीज? सवाल ये, सरकारी वैकेंसी, सरकार तो 2% जॉब है,
98% जो जॉब है ये प्राइवेट है या स्वरोजगार है। अब स्वरोजगार के पर या तो सरकार स्वरोजगार पर जोर दे या प्राइवेट जितने भी निवेश है वो आए, लेकिन ये भी देखिए सरकार को आलोचना हम भी करते हैं, आप भी करें और करना बनता है, लेकिन ये जो नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं कर रही। हमारा मकसद है कि जो खबर निकल कर आ रही है रोजगार बेरोजगारी को लेकर, उस पर सरकार क्या कर रही है, मुझे तो आपके विश्लेषण की जरूरत है और विपक्ष की क्या भूमिका है। यहाँ हम किसी की भी आलोचना मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पोर्टल बनाए हैं ये अच्छा कदम है, इससे इनके पास रिकॉर्ड रहेगा, लेकिन इनको अनामिका जी जब ये निवेश ले आए या फैक्ट्रियां खुलेंगी, जो रोजगार जो बंद हो गए हैं छोटी फैक्ट्रियां वो खुलेंगी, वो उसी से तो रनिंग में आएगा। एक मतलब ये अच्छा कदम है, मनोहर प्लान अच्छा, बट इसको इच्छा शक्ति चाहिए और जमीनी मनोहर प्लान कह सकते हैं। जी, इसको जमीनी हकीकत में डालने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है, वो होगी तब मानेंगे हम। ठीक है, इच्छा शक्ति पर जवाब मैं जरूर लेने आऊंगी दीप कमल जी और हुकुम सिंह भाटी जी। निकिता को सुने। पहले तो मैं जो हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद है उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक वो ये नहीं बता पाए हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना लेके आई है ये खट्टर सरकार। इवेंट पे इवेंट तो बहुत सारे किए बट कोई इन्वेस्टमेंट आई नहीं। इन्वेस्टमेंट गई है, लोगों का पैसा लुटाई ही है इन पिछले 6 सालों में। दूसरी बात, जो जजपा के जो प्रवक्ता है वो तो पहले यही कह देते कि लोगों ने हमें सरकार में लेके आए, तो क्या आप उनको ब्लेम कर रहे हैं कि आपको लेके आए तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुई है? सर, आप अपने जो आपका जो काम है आप उससे दूर भाग रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि लेबर आएगी, अपने आप सब कुछ शुरू हो जाएगा। अपने आप शुरू कुछ नहीं होता सर। कोई भी व्यापार अगर वापस से शुरू करना है उसके लिए पैसे की जरूरत है, और पैसा कैसे जनरेट होगा? 2 तरीकों से होता है। एक, इन्वेस्टमेंट आए तो हम इन्वेस्ट करें और हम लोग काम शुरू करें। दूसरी जगह से आता है डिमांड। अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है और लोगों को खरीदने का पैसा नहीं है तो कोई उद्योग अपना पैसा क्यों खर्च करेगा कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए? और अगर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो वो लोगों को भर्ती क्यों करेगा, उनको नौकरियां क्यों देगा? ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है सर। आप ये सीधा कह दें कि लोग आ जाएंगे वापस अपनी जगहों पे तो चीजें सारी बेहतर हो जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला सर। बिजनेस ठप हो चुके हैं, ये सच्चाई है। इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली, वो सच्चाई है। और डिमांड बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो सच्चाई है। और कांग्रेस शुरू से डे 1 से ये कह रही है जब से लॉकडाउन हुआ है कि सर प्लीज न्याय आप मतलब लागू कीजिए, लाइए न्याय को। उससे क्या होगा कि आप जो गरीब है उसके पॉकेट में थोड़ा सा पैसा डालेंगे, वो पैसा उनके पॉकेट में आएगा तो वो कुछ खरीद सकेंगे, और जब वो खरीदेंगे तो वो एक साइकिल बनेगा खरीदने और बेचने का, और ऐसे ही वापस आप रिवाइव कर सकते हो उद्योगों को, इकोनॉमी को आप रिवाइव कर सकते हो। चलिए ठीक है, भाटी साहब जवाब। देखिए अनामिका जी, मैं निश्चित तौर पर वैसे इन्होंने बहुत ही इकोनॉमिक बात कही कि भाई लोगों के जेब में पैसा आएगा तो उनकी बाइंग पावर से वो पैसा बाजार में जाता है, नेचुरली इससे सर्कल घूमता है। इस बात को हम सब लोग समझते भी हैं, समझना चाहिए। लेकिन मैं जो 2 बहुत बड़ी पॉजिटिव बातें सरकार की बताना चाहूंगा। जरूर। एक बात ये कि पिछले 5 साल में और अब हमारी गठबंधन की सरकार में एक भी उद्योग का हरियाणा प्रदेश से पलायन नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस के समय मारुति कंपनी में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई श्रमिकों और मैनेजमेंट के बीच, और उसके अलावा हमारी सरकार ने उल्टा मारुति उद्योग को कई सौ एकड़ जमीन देने का प्रावधान किया है और उनका एक बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है। ये मैं सरकार की पॉजिटिव अप्रोच की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा जो 3000 लोगों ने जिन्होंने अपनी नौकरी गंवाई पिछले साल, नीति 2025 तक के लिए आने वाली है। 3000 लोग कोई कम लोग नहीं होते सर। नहीं, ये सवाल आप पूछ चुके हैं, पर एक बार जवाब सुनिए। अगर उसमें वो जवाब नहीं देते हैं मारुति के उन मजदूरों को लेकर, उन कर्मचारियों को लेकर, तो और लगेंगे, सरकार का काम बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। मैंने कहा है। दूसरी बात, उसमें बढ़ोतरी कहाँ पे हुई? अभी कोरोना पीरियड में सरकार ने विशेष पैकेज देकर के उद्योग को उठाने का काम किया है। सरकार का 2025 की मैंने कहा औद्योगिक नीति, उसमें पूरा की पूरा एक नया ड्राफ्ट आ रहा है जिसमें नए उद्योग लगाने का प्रावधान,
और कौशल इंडिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना है कौशल इंडिया, जिसमें आम जन सामान्य को, एक आम नौजवान को उसको ट्रेंड करना और उसका काम शुरू कराना। उसके लिए स्टार्टअप इंडिया, सेटअप इंडिया। सर आज तक 6 सालों में स्टार्टअप इंडिया फ्लाइट में ले पाए, उड़ान ही नहीं भर पाया सर। स्टार्टअप इंडिया क्या बात कर रहे हैं आप? मेक इन इंडिया वो 6 साल हो गए, वो आज तक उड़ान नहीं भर पाया। तो आप मोदी जी का नाम ले सकते हैं इन स्कीमों के साथ, बट वो सारी खोखली स्कीमें हैं सर, सारे जुमले हैं। आप मुझे अगर आज बता देंगे कि कितना पैसा मेक इन इंडिया में लगा, कितनी हमारे यहाँ पे चीजें बननी शुरू हुई है डिफेंस सेक्टर में, आप अंबानी जी को ले आते जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्टर है, बैंकरप्ट है। इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं तो करोड़ों लोगों को उसके लिए लोन फैसिलिटी, उनका ट्रेंड करना, ये देश में हुआ है। एक सेकंड उसके परिणाम हरियाणा में भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अगर आप मान लेते हैं, देखिए बेरोजगारी का जो आंकड़ा है कोई एक दिन में नहीं हुआ। पिछली सरकारों का एक भी, इसमें कांग्रेस की हो, INLD की सरकार रही हो, उनकी कोई औद्योगिक नीति नहीं थी, केवल भाजपा की सरकार ने। आपकी जो नीति है डिमोनेटाइजेशन की नीति है, आपकी जो नीति है वो GST की है। राजवंत डाइनवाल दोनों ही फेलियर है। ठीक है राजवंत डाइनवाल, भाटी साहब एक चीज सुन लेना जरूर कि पिछली सरकारों को जो आप दोष दे रहे हो, आप अपने देखो ना कि अपने क्या क्या। पिछली सरकारों ने तो बहुत कुछ किया था। पिछली सरकार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात करते हो आप, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तो गुड़गांव को बसाया था। रेवाड़ी में आपने बाउल का इंडस्ट्री जो विश्व स्तर पर बनाया हुआ है, वो बसाया हुआ किसका था? आप कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया? आप अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जबकि आपकी हकीकत ये है कि पिछले 5 साल में आप भी एक रोजगार, एक भी कंपनी नहीं लेके और किसी भी लोगों को रोजगार नहीं दिया। आप मतलब कैसी बातें कर रहे हैं? लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको अभी और भी बताता हूँ, एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। भाटी साहब एक सेकंड, काफी देर से भाटी साहब मैंने निकिता को बार बार रोका जब वो आपके बीच में बोल रही थी। एक बार राजवंत जी का सवाल सुन लीजिए, मुझे दीप कमल के पास भी जाना है। अभी और सुने, अगर आप बात कर रहे हैं निजीकरण की बातें करते हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में कोई आपने एक कंपनी का नाम नहीं बताया। इतनी देर से हम आपकी सुने जा रहे हैं, आप दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात कर रहे हैं, अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो कौन से विभाग में आपने भर्ती की है? अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। डॉक्टरों की बात करें तो उनके पद खाली पड़े हैं। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया? नहीं किया कहाँ पे? पद जो खाली पड़े हैं, अगर मैं और भी कहीं जाऊँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाऊँ, अगर हम मेरे यहाँ पर पड़ोस में पड़ती है IG यूनिवर्सिटी, टोटल 36 जो है प्रोफेसर वो परमानेंट है, बाकी सारा स्टाफ गेस्ट में है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। रुक जाइए, ये बात कर रहे हैं। एक चीज मैं और बताऊंगा कि उस समय की सरकार ने जो अपना काम किया था, वो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बहुत बढ़िया किया था। और अगर आज आप काम करते, आज की परिस्थितियों के अनुसार जो बेरोजगारी दर है वो आप ये सवाल एक सेकंड सर, राजवंत जी बच नहीं सकते। आप ये सवाल पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए पूछ रहे हैं? मतलब पैंडेमिक, महामारी को ध्यान में रखते हुए पूछ रहे हैं? महामारी की बात है, महामारी तो अब आई है, ये उससे पहले कहाँ थे? महामारी से पहले भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी महामारी का नाम लेके केवल बचने की कोशिश कर रहे हैं। महामारी का तो सिर्फ ये है कि कितने दिन तक आप कोशिश को भी नहीं देख रहे ना। सवाल ये दीप कमल सारंग जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि मई जून जुलाई में जो रेशो आया है वो घट के आया है। वो घट के कैसे आ गया? मई जून जुलाई में किसने क्या मैं दीप कमल जी से ही जवाब ले लेती हूँ। दीप कमल जी वो कैसे बढ़ा? वो ये भी बताएंगे जब लॉकडाउन, पूरी तरह से लॉकडाउन चल रहा था, उस समय ये कह रहे हैं। मैंने सुन लिया सर, मैंने सुन लिया और आपके सवाल पहुंचे भी हैं और इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं ताकि बेरोजगारी खत्म हो। रोजगार पर सरकार क्या कर रही है, अगर कहीं पर कोई कमी रह गई है तो विपक्ष कितनी मजबूती के साथ खड़ा है, हम यही देख रहे हैं यहाँ बैठकर। और बहुत अच्छा डिबेट जा रहा है, सरकार को भी सुनिए यहाँ पर। दीप कमल जी, एक वर्ड जो सबकी तरफ से कहा जा रहा है, आप भी कह रहे हैं और यहाँ विपक्ष में जो 2 पार्टी हैं वो भी बैठे हुए हैं, इनेलो और कांग्रेस, वो भी कह रहे हैं कि भ्रमित किया जा रहा है। कौन किसको भ्रमित कर रहा है? और बेरोजगारी पर सरकार जो ये प्रयास कर रही है उसके बावजूद बेरोजगारी पर बवाल क्यों सर? क्या समझ में आता है जेजेपी को? देखिए रामिका, बिल्कुल आपने ठीक कोशिश की है कि हम जो वास्तविक समस्या है उस पर ध्यान दें और उसी पर चर्चा करें, बजाय कि राजनीतिक बातों में पड़ने के। हाँ। क्योंकि राजनीति तो फिर वही बात है, जैसा जिसकी पार्टी का हल निकलना चाहिए, ये मकसद है। उसी तरीके की बात होगी। अगर मैं सत्ता पक्ष के साथ हूँ तो उसी तरीके की बात करूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर घोर निराशा आई हुई है पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व में और हर जगह पर, तो वो निराशावादी बातें करेंगे। और अगर किसी पार्टी में दिशाहीनता है तो वो दिशाहीनता की बात करेंगे। ये तो वो वाली बात है। अच्छा, अब मैं
अब मैं जो ये CMIE जिसके आंकड़ों के आधार पर हम सारी बातें कर रहे हैं अनामिका, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इसके बियॉन्ड ये देखें कि वाकई कितनी जरूरत है रोजगार की और कहाँ रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। बीच में बार बार ये पूछा गया कि कौन सी कंपनियां आ गई पिछले 6-8 महीने में, और कितना इन्वेस्टमेंट आया है। हाँ, वो मैं बता देता हूँ। दूसरी बात ये कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट जो CMIE के बारे में हम बार बार बात करते हैं, ये इसके बारे में 2-3 बातें। एक तो ये कि ये कहता है कि पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 8% है। तो क्या हम इतना ही सरल है अनएम्प्लॉयमेंट को मापना कि मान लें कि 92% देश रोजगार है? दूसरा यही टेबल कहती है कि गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है 1.9% यानी 2%। और यही टेबल कहती है कि कर्नाटक में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है 0.5%, आधा प्रतिशत। क्या हम मान लें कि कर्नाटक में 99.5% लोगों के पास रोजगार है और गुजरात में 98% लोगों के पास रोजगार है और पूरे देश में 92% लोगों के पास रोजगार है? क्या इतना सरल है इस बात को समझना? नहीं है। हमें दर्शकों को उस दिशा में नहीं ले जाना चाहिए जिस बारे में हम विशेषज्ञ नहीं है, जिस बारे में हम विशेषज्ञ नहीं है। वो बात आप गुजरात चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, हम क्या माइग्रेट हो जाए क्या वहाँ पे सर? अगर आप हरियाणा नहीं चला सकते तो आप सरकार में मत रहिए ना सर। 33.5%, इट्स अ ह्यूज नंबर सर, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। मंच से लोगों के दिमाग में आप गुजरात में भेजना चाह रहे हैं क्या सर? एक सेकंड निकिता प्लीज, आप सभी एक सेकंड, दीप कमल जी आप भी सर प्लीज। आप सबको मैं बता दूं मेरे पास मात्र 4 मिनट है। अगर अभी इस वक्त कोई किसी के बीच में बोलेगा, एक लाइन का काउंटर सवाल के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी का वक्त लेगा तो मैं उसके पास फाइनल कमेंट के लिए नहीं आऊंगी। कोई नाराजगी नहीं चाहिए मुझे। दीप कमल जी। मैं दूसरी बात, बीच में न्याय का जिक्र कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से हुआ। अगर न्याय वो योजना है जो राहुल गांधी जी कहना चाहते थे कि 72,000 रुपए हम साल में कम से कम देंगे परिवारों को, अगर उस योजना को देश स्वीकार करता और लोगों को चाहिए होती तो कांग्रेस पार्टी का हाल ये नहीं होता कि उनके पल्ले 50 सांसद होते 550 की लोकसभा में। अगर वो न्याय योजना इतनी बढ़िया होती तो देश उन्हीं को सत्ता में बैठा देता। मतलब आप चलिए, ये आपने वो लोगों तक नकारा जा चुका है। ठीक है, आपने सबकी बातों का एक सेकंड प्लीज निकिता, आपने सबके बातों का जवाब दे दिया, आपने सबके बातों का जवाब दे दिया। दीप कमल जी, एक सवाल मेरा भी, अभी क्या कर रही है सरकार सर बेरोजगारी को दूर करने के लिए? ये थोड़ा सा मुझे आप रोजगार पोर्टल कॉल सेंटर के इतर भी समझाएं। कितने संजीदा हैं आप लोग? चूंकि पहले आप भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे, आपने पहले ही सवाल में स्वीकार कर लिया था कि बहुत गंभीर मसला है और इसको हम स्वीकार करते हुए इस पर काम कर रहे हैं। इसे नकार नहीं रही है सरकार की हाँ बेरोजगारी है, ये बहुत अच्छी बात है सर। और यहाँ से अगर सरकार काम कर रही है तो एक सही दिशा में सरकार जाएगी, ये मैं मेरी सरकार से उम्मीद करती हूँ। दीप कमल जी, अभी सरकार कितनी संजीदा है, क्या काम कर रही है? क्योंकि पहले भी बेरोजगारी थी और महामारी के बाद तो हाल बुरा है सर, आपको भी पता है। 2 चीजें कर रही है अनामिका। एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें लोग स्वरोजगार के काम शुरू करें, उसके लिए लोन की बहुत आसान योजनाएं हैं। वो कोई अपना रोजगार शुरू करेगा तो 5, 7, 10 लोगों को वो खुद रोजगार देगा भी। वो एक बोझ बनने की बजाय 10 लोगों के लिए एक रोजगार तैयार करेगा। और दूसरा है निजी क्षेत्र के लिए हरियाणा के युवाओं को तैयार करना और उन्हें फैसिलिटेट करना, न सिर्फ उनको तैयार करना बल्कि उनको इंटरफेस पर लेकर आना। टाइम लग जाएगा इसमें दीप कमल जी? लगेंगे 1 साल, 2 साल, 5 साल लगेंगे इस काम में। ये कोई सरल काम नहीं है। शुरुआत की है 1 लाख 5 साल में शायद आप रहे ना रहे सरकार सुन लीजिए सर कोई बात नहीं। आप लोग जब सवाल पूछ रहे थे मैंने एक सवाल अपना नहीं पूछा, ये मेरा सवाल है, जवाब लेने दे मुझे। हाँ बोलिए। अच्छा काम कोई भी कर ले, इनेलो कर लेगी। अगर आज एक विधायक आपके पास है, आप ले आइए 45 विधायक आप कर लीजिए, हम तो उसमें भी खुश हैं। क्या दीप कमल जी मैं इसे ये समझूं, दीप कमल सहारण, क्या मैं इसे ये समझूं कि जो आप कह रहे हैं कि टाइम लगेगा, साल भी लग सकता है, 2 साल भी, आपने 5 साल तक का जिक्र किया, ठीक है, हम साल 2 साल ही लेकर चल रहे हैं, तो क्या हम ये समझे कि उसके बाद एक लंबे समय तक बेरोजगारी हरियाणा में नहीं फटकेगी? मैं बिल्कुल ऐसा कोई आपसे वादा या दावा नहीं करूंगा, और जो करेगा वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई भी कहता है रेशियो तो 33.5 से नीचे जाएगा ना सर, ये तो उम्मीद करूंगा मैं। अगर इतने सरल तरीके से और इतने कम समय में खत्म हो सकती है, और अगर कोई ऐसा दावा करता है, मतलब सर मेरा सवाल बेसिकली ये था कि आपकी जो कोशिशें हैं, भाटी साहब मेरा सवाल आपसे भी यही है और इसी सवाल का मैं उम्मीद करती हूँ आप फाइनल कमेंट में जवाब दे दें। दोनों से एक ही सवाल है। दीप कमल जी पहले आपसे कि जो कोशिशें हैं सरकार की बेरोजगारी को दूर करने के लिए, तो हम ये समझे कि अब 33.5 से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे की तरफ धीरे धीरे आने लगेगा ये ग्राफ? डेफिनेटली आएगा। मैंने जैसे जिस टिप्पणी पर कहा था कि लोग अपना आवेदन कर रहे हैं हरियाणा के औद्योगिक संस्थानों में, और जैसे ही कंपनियों की मैनेजमेंट
उनके HR डिपार्टमेंट उनको फिल्टर करके नौकरी के लिए बुला लेंगे। ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आपको घटा हुआ दिख जाएगा। बहुत 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 बढ़िया सर, उम्मीद भी सरकार से ही करते हैं। फिर भी मैं एक बार सबके पास 10 सेकंड के लिए फाइनल कमेंट के लिए आ रही हूँ। रजवन रेलवाल 10 सेकंड। देखिए, एक चीज है कि ये बार बार यही कह रहे हैं कि आप अप्लाई करें अप्लाई करके ये केवल डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उसका रोजगार देंगे कहाँ? उस चीज की व्यवस्था को तो बताएं ना। एक चीज और भी है। दूसरा, जो एस्टेट पास किए हुए इतने बच्चे बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, जो कॉलेज की अभी मैं बात कर रहा था, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा था, जो डॉक्टर्स की बात कर रहा था, उस भर्ती का भी बारे में एक बार जरूर बताएं कि वहां पे भी करना है। दूसरी बात, एक चीज और है कि एक बैकडोर एंट्री बहुत ज्यादा कर रहे हैं ये, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या जो भी होते हैं, ये बैकडोर भर्ती कर रहे हैं, जिसका इनका पब्लिकेशन नहीं कर पे। भाटी साहब, आप इनको जवाब दीजिए। बेनिफिट दे रहे हैं। हो गया सर, भाटी साहब जवाब दीजिए 10 सेकंड। बिल्कुल जी अनामिका जी, मैं इन साथी को बताना चाहूंगा 71,481 वैकेंसी ऐसी हैं जिसके ऊपर प्रक्रिया चल रही है, या इंटरव्यू में है, या वो एग्जाम में है, या वो प्रक्रिया में है। ये सीटें भरी जानी हैं, लेकिन उसके अलावा सरकार के बहुत सारे प्रयास हैं। मैं फिर कहूंगा कौशल इंडिया, वो कहते हैं अब तक दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल उसके आंकड़े सामने भी आ रहे हैं और आएंगे। चलिए ठीक है। निकिता, फाइनल कमेंट। निकिता, फाइनल। बस ये कहना चाहूंगी कि जो ये आत्मनिर्भर की बातें ये लोग करते हैं, मैं आपको आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हर कोई बिजनेस माइंडेड नहीं होता, हर एक में बिजनेस एक्यूमेंट नहीं होता कि वो एक उद्योग खड़ा कर दे और लोगों को नौकरी दे। ठीक है, तो इसका मतलब ये आत्मनिर्भर बोल के ये अपनी नाकामयाबी दिखा रहे हैं कि वो नौकरियां जनरेट नहीं कर पाए आपके बच्चों के लिए। तो आप ये बात को अच्छे से समझिए कि आत्मनिर्भर भारत से हमारा ये जो प्रॉब्लम है, ये बेरोजगारी का जो मसला है, ये खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, और इसके लिए दीप कमल जवाब दीजिए। इनकी गलत नीतियों दीप कमल जी जवाब दीजिए। प्रोत्साहन देना चाहिए उनको, निराशावादी विचार नहीं देना चाहिए राहुल गांधी वाले। ये नहीं नहीं, अब काउंटर का वक्त नहीं है, डिबेट खत्म होने जा रहा है। दीप कमल जी जवाब दीजिए। नहीं, भाटी साहब ठीक है, मैंने ले लिया फाइनल कमेंट, आपकी बात दर्शकों तक पहुंच गई। दीप कमल जी 10 सेकेंड। दीप कमल जी 10 सेकेंड बोलिए सर, फाइनल कमेंट। अनामिका मुझसे पूछा है क्या? जी, फाइनल कमेंट। देखिए, फाइनल अगर मेरे को इस पूरी चीज को कंक्लूड करना हो तो मैं यही कहूंगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और प्राइवेट सेक्टर में एक्सप्लोर करना, और उसके लिए सरकार काम कर रही है। सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर ये विपक्ष ही राजनीति करता रहेगा तो लोग उनको अगली बार भी निकाल देंगे, हमें साल 2 साल फालतू लग जाएगा। ये काम हमारे जिम्मे ही रहेगा। चलिए ठीक है, हो गया। कंक्लूड कीजिए सोमवीर आर्या, कंक्लूड कीजिए। आखिर ये बवाल कब खत्म होगा? और सरकार के प्रयास पर आपने जो कहा कि सरकार, आपने सुना कि सरकार भरोसा दे रही है कि हम 33.5 से नीचे लेकर आएंगे और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। आप सुन रहे थे भाटी साहब और दीप कमल जी को। अनामिका जी को ये है कि बेरोजगारी में खत्म कर दो, कोई पार्टी नहीं कर सकती। अब जो जनसंख्या और शिक्षा की नीति थी, अब सुधार, एक तो सबसे पहले जनसंख्या और नीति में सुधार है। दूसरा, फिलहाल जो प्रॉब्लम है 33.5 की, इसके लिए 2-3 किया जा सकता है अगर इच्छा शक्ति सरकार में हो। एक तो सबसे पहले जितनी वैकेंसीज जैसे बता रहे हैं इनलो के प्रवक्ता, वो उनको पूरी करें। एक तो सरकारी नौकरी जॉब बढ़े, दूसरा इन्वेस्टमेंट आए। देखिए, हरियाणा एक सौभाग्य है कि इसके हरियाणा की ऐसी जगह भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसमें पानी, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, जो एक व्यापार करने के लिए, एक उद्योग के लिए एक सबसे सुटेबल जगह है, राजधानी के पास है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट लाए। तीसरा, इससे भी सबसे जो इम्पोर्टेंट, आत्मनिर्भर चाहे कोई भी कर दे, मैं नहीं कहता बीजेपी करे, कांग्रेस कौन करे, बट ये इसका एकमात्र साधन आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि आप स्वरोजगार लगाइए। एक अगर ब्यूटी पार्लर भी एक हमारी बहन लगती है, उसमें 5 आदमी काम करते। अगर थोड़ी खराद की मशीन लाते 10 आदमी काम करते। चाहे वो कृषि क्षेत्र में स्वावलंबी होना पड़ेगा। कृषि क्षेत्र में भी ये है, जो दूसरे वेयर हाउसेज हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़ेंगे। एक लाइन में आपका विश्लेषण क्या कहता है? सरकार सही दिशा में जा रही है? देखो, बिल्कुल सही दिशा में। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूं। तो आगे देखेंगे रोजगार पोर्टल और कॉल सेंटर की जो शुरुआत, जिस कौशल इंडिया की बात यहां पर बीजेपी कर रही है, या जिस संजीदगी, जिस शिक्षा शक्ति की बात यहां पर दीप कमल सहारण जेजेपी की तरफ से कर रहे थे, उस पर आगे क्या काम किया जाता है लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।